जय हिंद दोस्तों। हमने मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछला क्लास में भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में पढ़ा था और उसके आगे की क्लास आज अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक की दूसरी कक्षा है। पिछला क्लास में हम लोगों ने जहाँ से खत्म किया था आज उनसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हमने आपको बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के जितने भी रचनाएं हैं उसमें कहीं न कहीं स्त्री शिक्षा या स्त्री उत्थान के विषय को लेकर के बात की गई है। आज हम लोग उनसे आगे देखेंगे। जैसा अंतिम जो बिंदु हम लोग पढ़े थे, भारत समाज में नारी की असहजता का बोध कराने वाली इस पंक्ति को देखा जा सकता है। मछरिया 1 टके के बिकाय, लाख टके के वाला जोबन, गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंसी जाए। यह पंक्ति जो है नारी दृष्टिकोण से लिखा गया है। आगे है कि काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था। यह बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। क्या है कि काशी के हिंदू नेशनल थिएटर ने सबसे पहले अंधेर नगरी नाटक का मंचन किया था। अगला बिंदु है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी 1884 ईस्वी में बलिया में इस नाटक का मंचन का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सन 1884 में बलिया में इस नाटक के मंचन का उल्लेख किया है। अब पुस्तक जब आप अंधेर नगरी पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें अब भूमिका की जगह एक समर्पण आपको देखने मिलेगा। समर्पण से पंक्ति से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको हमने यहाँ रखा है। मान्य योग नहीं होत केउ कोरे पद पाए, मान योग्य नरते जे केवल परहित जाए। जो स्वस्थ रत धूर्त हंस से काकचरित रत, ते औरन हत पंची प्रभु हित होहि समुन्नत। यही पंक्ति दोबारा पुनः इस जगह आ गया है, इसको हटाना था जो हमने गलती से नहीं हटा पाया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, आप जब नाटक को लेंगे, पुस्तक जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो नाटक पुस्तक के पीछे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया जिसको हमने यहाँ रखने का प्रयास किया। पहला है कि 23 मार्च 1874 की कवि वचन सुधा में भारतेंदु का प्रतिज्ञा पत्र छपा। हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। जैसे कि भारतेंदु के समय आप जब देखेंगे तो वह जो समय था वह आधुनिक काल था। कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन छिड़ा हुआ था वह अपने चरम सीमा की ओर अग्रसर हो रही थी। तो कहा जाता है कि भारतेंदु के समय में यहाँ से अंग्रेज कच्चा माल ले जाते थे और उसे बना करके यहाँ महंगे दामों में बेचा जाता था। और दूसरा बात कि यहाँ की जो कपड़े बनते थे या कोई भी कलाकारी होती थी, जब वो विदेश भेजा जाता था तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, जिससे कि यहाँ के कपड़े बहुत महंगे होने की वजह से विदेश वाले नहीं खरीद पाते थे। जबकि यहाँ से कच्चे माल ले जाकर वहाँ से जो कपड़े बन के विलायती कपड़े आते थे वो उस पर टैक्स फ्री था या बिल्कुल नगण्य के बराबर टैक्स लगाया जाता था, जिसके वजह से वहाँ के कपड़े बहुत सस्ते होते थे, जिसके कारण लोग देसी चीज को छोड़ करके विदेशी चीज को अपनाते, जिसके भारत का उद्योग जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग या तो फिर देसी जो उद्योग था वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा था। इसी के कारण भारतेंदु ने क्या कहा कि हम लोग आज के दिन कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। आज से मतलब लगभग यह कहा गया कब, तो 1874 ईस्वी में, यानी 1857 के विद्रोह की बात ये बात है, क्योंकि भारत का मेन जो स्वतंत्र संग्राम का जो आंदोलन छिड़ा था वो 1857 के विद्रोह से एक धीरे धीरे वह सुलगता जा रहा था। इस युग के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा का कहना है, वास्तव में ऐसा सजीव और चेतना युग हिंदी में एक ही बार आया है। अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। अंधेरी नगरी किनका नाम है? अंग्रेजी राज्य, जो अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे, अंग्रेजी राज्य की जो व्यवस्था शासन थे उन्हीं का ही दूसरा नाम अंधेर नगरी है।
इस नाटक के इस अर्थ से समकालीन नाटक नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है, उतने ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। पुस्तक अंधेर नगरी भारतेंदु ने बनारस के नेशनल थिएटर के लिए एक दिन में सन 1881 में लिखा था, जो काशी के दशाश्वमेध घाट पर उसी दिन अभिनीत हुआ। कहा था कि यह नाटक जो एक ही दिन, मतलब कि दिन में नहीं, या जो मुख्य रूप से यह रचना हुई तो रात में हुई थी, तो एक ही दिन यानी कि 24 घंटे, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात होते, तो वो जो 12 घंटे रात वो एक ही रात में इस पूरी रचना की गई थी। बाद में अगले दिन काशी के दशाश्वमेध घाट, अब जब काशी जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट आपको वहां देखने मिल जाएगा, वहां जो है उसी दिन इस नाटक का अभिनय हुआ था। अब हम लोग चले आएंगे नाटक पे। नाटक का प्रथम अंक, नाटक का क्या है, हम लोग प्रथम अंक देखेंगे जिसमें बाह्य प्रांत, यह स्थान आप लोग याद रखिएगा, स्थान भी पूछा जाता है कि प्रथम अंक में कौन सा स्थान था, तो बाह्य प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। आपको हम संक्षेप में थोड़ा इसका कहानी सुनाते हैं कि इनकी जो पात्र है, जैसे महंत है, मेन महंत है जो गुरु के रूप में, उनका दो शिष्य है, गोवर्धन दास और एक का नाम जो है, और एक का नाम नारायण दास, दो हैं। तो गोवर्धन दास और नारायण दास वह लालची नहीं है, एक साधारण साधु संत है, जबकि वह गोवर्धन दास क्या है, गोवर्धन दास जैसा नाम है वैसे बुद्धि के ये गोबर है, बहुत लालची हैं। इनमें लोभ निर्भय वाली बात नहीं होती, लोभ लोलुप्सा जीव, बहुत तरह की, ये कहा सकते कि लालची व्यक्ति हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये महंत के दो शिष्य होते हैं, एक पहला गोवर्धन दास, दूसरा है नारायण। तो गोवर्धन दास और नारायण दोनों भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो भिक्षा लेने के लिए जब जाते हैं तो महंत को बहुत जोर से भूख लगा हुआ होता है। तो महंत को जब बहुत जोर से भूख लगा हुआ होता है तो महंत कहते हैं कि जाओ कुछ भिक्षा मांग के लाओ। तो गोवर्धन दास जो है वह एक तरफ जाते हैं, दूसरी दिशा में नारायण दास जाते हैं। गोवर्धन दास जिस दिशा में जाते हैं वो अंधेर नगरी होता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब अंधेर नगरी में जाते हैं तो वह हर चीज, वह 1 टके का शेर मिलता है, एक टके में 1 शेर, यानी कि 2 टके में 2 शेर। शेर मतलब एक वजन, जैसे हम लोग किलो में नापते हैं वो लोग शेर में नापते हैं। तो क्या होता था कि ऐसी स्थिति थी, तो गोवर्धन दास उस राज्य में जाते हैं और वो उनको लगता है कि मस्खरी लोग कर रहे हैं कि 1 टके में 1 शेर, कैसे कोई भी चीज, कुछ भी चीज लो 1 टके में 1 शेर, चाहे वो मिठाई लो, लड्डू लो, बादाम लो, पिस्ता लो, चाहे जलेबी लो, चाहे घी लो, कुछ भी लो, सब 1 टके का शेर है। टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो वही बात होगी। तो जब यह चीज पता, जब 7 पैसे भिक्षा में मांग करके 7 सेर मिठाई ले आते हैं महंत के पास, तो महंत जब उनको कहते हैं इतनी सारी मिठाई कैसे लाए, तो उन्होंने जब घटना बताते हैं तो महंत उनको रोकते हैं कि अब इस नगरी में नहीं रहना जहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा हो, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, वैसे राज्य में नहीं रहना। लेकिन गोवर्धन दास कहता नहीं, मैं यहीं रहूंगा। बाद में महंत और नारायण दास वो अपने दोनों एक साथ कहीं चले जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाता है, गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है। बाद में क्या होता है कि एक भिस्ती रहती है जिसका बकरी मर जाता है, तो वो दीवार से दब करके, तो फिर बाद में जो फिर दीवार कौन बनाया था, तो मिस्त्री बनाया था, मिस्त्री को बुलाया था, मिस्त्री क्या कहता है चूना गीला बना दिया, तो फिर चूने वाला को बुलाया जाता है। चूने वाला फिर जाते हैं तो कहते हैं कि मशक जो चूना में पानी मिलाया था, जिस मशक में यानी खाल, भेड़ की खाल में, वो खाल बोला जाता है कि बहुत बड़ा दे दिया। फिर भेड़ वाले से, गडरिये वाले से पूछा जाता है, गडरिये वाला कहता है कि हमको गडरिये वाला जो था वो भेड़ बड़ा दे दिया। भेड़ बड़ा, उससे जब पूछा जाता तो वो कहता कोतवाल उधर से गुजर रहे थे तो हमें पता नहीं चला। तो कोतवाल को फांसी हो जाती है। तो कोतवाल का फांसी जब हो जाता है तो कोतवाल का गर्दन बहुत पतला होता है और फांसी का फंदा बहुत मोटा होता है।
तब उस राज्य में देखा जाता किसका गर्दन मोटा है, तो उसी समय गोवर्धन दास पे उनका नजर पड़ जाता है। तो गोवर्धन दास पे जब नजर पड़ जाता है तो गोवर्धन दास को उठा के फांसी के लिए ले जाते हैं। तो गोवर्धन दास बेचारे बहुत परेशान होते हैं, मैं बिना गुनाह का मुझे फांसी हो रही। तो कहा जाता तुम बहुत खा पी के मोटे होश पुष्ट हो गए इसलिए तुम्हें फांसी दी जाती है। बाद में गोवर्धन दास बहुत परेशान होते हैं, बेचैन हो जाते हैं। जब बेचैन हो जाते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं। तो गुरु जब उनको याद करते हैं तो गुरु जी जब आते हैं तो गुरु जी उसके कान में अंतिम दीक्षा देने की अनुमति मांगते हैं राजा से, मंत्री से। तो ठीक है, तो उनको अनुमति दे दिया जाता है। जब वो क्या कहते हैं कि तुम बस इतना कहना कि मैं पहले फांसी चढ़ूंगा, तो वही बात वो कहते हैं। गुरु और वो गोवर्धन दास यानी महंत दास और गोवर्धन दास दोनों लड़ने लगते कि मैं फांसी चढ़ूंगा, मेरा उम्र हो गया। महंत कहते हैं देखो मेरा उम्र हो गया, मैं फांसी चढ़ूंगा। जब यह बात कोतवाल को पता चलता है कि क्यों लड़ रहे हो, तो कोतवाल पूछता है भाई क्या हुआ, तो बोलता है इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसको स्वर्ग नसीब होगा। ये बात चले तब यही बात राजा को पता चलता। जब ये बात राजा को पता चलता, राजा बोलता है तुम लोग सब हटो, हम सबसे बड़ा है, मुझे फांसी होनी चाहिए। इस प्रकार राजा का फांसी हो जाता और वह अंधे नगरी चौपट राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। अब वो चलते हैं पहला प्रथम अंक में क्या है, बाह्य स्थान प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, सूरदास भय कुबी कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत कहते हैं बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देखो कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे। फिर महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जाओ। देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन किस दिशा में जाता है। तो क्या कहता है बच्चा गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ मिले सीधा सामग्री मिले तो श्री सालग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो। फिर गोवर्धन दास गुरु जी मैं अभी से भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े माल्यवान दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। फिर महंत जी बोलते हैं बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप का मूल्य है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी न कीजिए या मैं नरक निदान। देखिए यह वाली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। यह किनका कथन है, तो महंत जी का है। ठीक है, फिर गाते हुए सब जाते हैं और जब जाते हैं तो दूसरा स्थान यानी दूसरा अंक में कहा होता है बाजार पे पहुंच जाते हैं। तो बाजार में है क्या, कबाब वाला मिलता है। कबाब वाला क्या कहता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे, जोनो खाए सो जीभ काटे। देखिए ये पंक्ति भी एक याद रखिएगा। कबाब वाला क्या कहता है, कबाब वाला कबाब बेचता है, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, जो ना खाए सो होठ चाटे, जो खाए सो जीभ काटे। माने जो सो होठ चाट खाए सो होठ चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। अगला घासीराम कहता है चना जोर गरम, चना बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना खाए गफूरन मुन्नी। अब अगला है नारंगी वाला। देखिए ये जितने पात्र आ रहे हैं, कबाब वाला, घासीराम, फिर एक आया था गोवर्धन दास महंत और उधर नारायण दास, याद रखिएगा। अब नारंगी वाला क्या कहते हैं, नारंगी ले नारंगी, सिलहट की नारंगी, बुलवट की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी। यानी कि वो नारंगी वाला नारंगी बेच रहे हैं। फिर हलवाई वाला आते हैं, हलवाई कहते हैं जलेबियां गर्मा गर्म, ले सब इमारती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा, बूंदिया बर्फी समोसा, पेड़ा कचौड़ी, दालमोट पकौड़ी, घेवर गुपचुप, ऐसी जात हलवाई। देखिएगा ये पंक्ति है, ऐसी जात हलवाई जिसकी 36 कौम है भाई, जैसे कलकत्ते। देखिए एक जगह यहाँ कलकत्ते का नाम आया, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भितरई, वैसा अंधेर नगरी के हम, शब समान ताजा, खा ले खाजा, खाजा ले खाजा। अब है कुंजड़ीन आती है। कुंजड़ी क्या होता है, ले धनिया मेथी सोया पालक। कुंजड़ी क्या कहती है, ले धनिया मेथी सोया पालक, चुरैया बथुआ, करेमू नोनिया कुल्फा
कशारी चना सरसों का साग, रेयत राजी टकेसर भाजी, ले हिंदुस्तान की मेवा फूट और बैर। ये पंक्ति यहाँ याद रखिएगा, ले हिंदुस्तान की ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। यह कथन किसका, यह भी पूछा जा सकता है किसका, कुंजड़िन का है। अब मुगल है, हमारा ऐसा मुगल जिसमें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि हमारा 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 ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपए खराब किया, बेवकूफ बना, हिंदुस्तान का आदमी लक लक लक, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक चुंबक। हमारे यहाँ का आदमी कैसा, बुम्बक बुम्बक, यानी कि यहाँ का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी बहुत कमजोर है, हमारे यहाँ का आदमी बहुत हुष्ट पुष्ट है। अब अगला कौन है, पाचक वाला, चूरन अमलबेत का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचनौना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। यह देखिए इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। चूरन जब से हिंद में आया, चूरन या क्या, अंग्रेज को कहा जा रहा है, चूरन यह संबोधित किया जा रहा है, चूरन जब से हिंद में आया, या अर्थात हिंदुस्तान में आया, इसका धन बल सभी घटाया। यानी एक धन और यहाँ का बल, यानी अंग्रेजों को भी फूट डालो और शासन करो, यहाँ का बल घटा दिया, और यहाँ का जितने भी धन थे, सोने की चिड़िया जो भारत को कहते थे, लूट करके अंग्रेज अपने यहाँ लेके चले गए। अगला कौन है, ये जितने भी आ रहे हैं पात्र, उसको याद रखिएगा, कभी कभी क्रमानुसार भी पात्र पूछ दिया जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब है मछली वाला, मछली ले मछली। अब है जात वाला के भी ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की ज्यादा उम्मीद है। एक जात वाला कौन जाति के है, वो ब्राह्मण है। क्या करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके से। देखिएगा ये बातें जो कह रही हैं, ये आप लोग को समझना होगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ अंग्रेजों की संख्या जितनी नहीं थी सैनिकों में, उतनी ज्यादा भारतीयों की संख्या थी। वही कह रहा है कि टके के वास्ते यानी पैसे के वास्ते लोग किसी भी स्तर पे चले जाते थे, यहाँ तक कि हिंदुस्तान को भी लोग बेच दे अगर टके के वास्ते जरूरत पड़े। अगला कौन है पात्र, अगला है बनिया। अब वो क्या बेच रहा, आटा दाल लकड़ी और नमक। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे है गोवर्धन दास। क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर, टके सेर। क्या पूछ रहे हैं गोवर्धन दास। देखिएगा सबसे पहले एक चीज यहाँ जानिए कि गोवर्धन दास सबसे पहले किनसे बात करते हैं, तो गोवर्धन दास सबसे पहले बनिए से बात करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा उम्मीद है। क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर, बनिए कहते हैं टके सेर। हलवाई, हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है। यह वाली बात आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके सेर बिकती है। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है। हलवाई जवाब देते हैं, अंधेर नगरी। फिर गोवर्धन दास पूछते हैं, और राजा का क्या नाम है, तो चौपट राजा। राजा का क्या नाम बताया गया है, चौपट राजा। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यही गीत है। ये वाला बात याद रखिएगा कि सबसे पहले गोवर्धन दास क्या कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यही गाते हुए फिर वो वापस अपने महंत के पास जाता। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इसके
छक जाएंगे, इतने में छक जाएंगे अर्थात पेट भर जाएगा। वो देखिएगा, एक यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आया, आप लोग इसको याद रखिएगा कि क्या यहाँ कह रहे हैं, कुल कितने वो भिक्षा मांग के लाए थे, तो भिक्षा वो टोटल 7 पैसे, कितने, तो 7 पैसे, 7 पैसे, 7 पैसे लेकर आए थे। और मिठाई वो कितने सेर लेते हैं, 3.5 सेर मिठाई लेते हैं, कितने, 3.5 सेर मिठाई लेते हैं। अभी जो प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड चला वो कहीं से भी कुछ भी एनटीए उठा के पूछ सकता है, इसलिए एक एक बिंदु को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगला है तीसरा अंक। तीसरा अंक में हम लोग जब चलेंगे तो तीसरा अंक का स्थान कहाँ है, तीसरा अंक का स्थान जंगल है। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक और से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत क्या गाते हैं और नारायण दास राम भजो राम भजो भाई, और गोवर्धन दास दूसरी तरफ क्या गाते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आगे देखेंगे, महंत क्या था, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। फिर गोवर्धन दास जवाब देते हैं, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। कितना, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। महंत कहता, नारायण ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीजें टके सिर मिलती है, तो मैंने इस बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है। गोवर्धन दास जवाब देते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। फिर महंत जवाब देते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा हो। देखिए महंत यहाँ कितनी बड़ी बात करते हैं, गोवर्धन दास को सलाह दे रहे हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा हो। फिर आगे एक दोहा कहा जाता है, दोहा भी काफी महत्वपूर्ण, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोहा क्या है, सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजो बास। यहाँ से प्रश्न एक बार पूछे गए, यह दोहा आप लोग को समझ में नहीं आएगा दोहा कहाँ से पूछा गया, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे गोवर्धन दास कहते हैं, आगे गोवर्धन दास क्या कहते हैं, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगे तो भी, मतलब और जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता। गोवर्धन दास क्या करें, मैं इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, अगर दूसरी जगह मैं जाता हूँ वहां दिन भर भी मांगता हूँ तो पेट नहीं भरता है। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यहीं रहूंगा, कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मतलब वो स्वयं तो रह ही रहा अंधेर नगरी चौखट राजा में, और वो गुरु को भी कह रहे हैं, महंत जी को अर्थात महंत जी को भी कह रहे हैं कि आप भी यहीं रह जाइए। अगला है, महंत जी कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भर नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना अर्थात याद करना। गोवर्धन दास कहता है, प्रणाम गुरुजी, मैं आपको नित्य ही स्मरण करूंगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी और नारायण के साथ जाते हैं, गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। अब देखिए 3 अंकों से यहाँ तक क्लियर हो गया कि नारायण दास और ये महंत जी दोनों चले जाते हैं, दोनों चले, लेकिन गोवर्धन दास जो है वह वहीं बैठ करके वह खाने लगता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, चौथा अंक कहाँ है, राजसभा है। राजसभा ये बहुत महत्वपूर्ण अंक है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए क्या है कि एक सेवक आता चिल्लाकर, पान खाइए महाराज, चिल्लाकर एक सेवक पहला क्या कहता है, पान खाइए महाराज। राजा, क्या कहा, सूप न खाया है ये महाराज, भागता है। देखिए यह राजा अंधेर नगरी चौपट राजा, इसको क्यों कहा गया, इसको कहा रहा चिल्ला के पान खाइए महाराज, तो ये क्या करे, क्या कहा, सूप न खा, रामायण वाला सूप न खा, आया है ए महाराज, भागता है। ये देखिए सूप न खा कौन थे, तो रावण की बहन थी। मंत्री कहता राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा,
नाहक हमको डरा दिए मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। देखिए एक सेवक जो थे वो पान खाने के लिए कह रहे थे, जब तो उसको क्या हुआ, राजा क्या कह रहे हैं कि मंत्री से कि नाहक या मुझे डरा दिया मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। फरियादी अब क्या होता, फरियादी आते हैं, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए, हमारा न्याय होए। राजा कहता चुप रहो, तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा यम अर्थात यमराज के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, फरियादी क्या कहता है, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी है, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई हो महाराज न्याय होवे। यह देखिएगा जितने यहाँ आ रहे हैं पात्र, सभी को क्रम से याद रखिएगा, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। अब वो फरियादी क्या कहता, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई हो महाराज न्याय होवे। राजा कहता नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री जवाब देते, महाराज दीवार नहीं लाए जा सकते। अच्छा, उसका कोई भाई, लड़का, दोस्त, आसन जो उससे उसके आस पड़ोस जो भी है, उसके रिश्तेदारी हैं, सबको पकड़ के लाओ। मंत्री कहते हैं, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, इसको भाई बेटा नहीं होता। फिर राजा कहता, अच्छा अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसके लड़की नहीं बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू बनिए कहता है, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा कहता, अच्छा अच्छा, उस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोगों को कारीगर पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहता है, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने बोंदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा कहते हैं, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर है कारीगर है, क्यों बे खैर, सुपारी चूने वाला, इसकी कुबरी कैसे मर गई? चूने वाला कहता, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। अच्छा, राजा कहता, अच्छा चुन्नी को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चुनने वाला निकल जाता और भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा यमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिस्ती कहता, महाराज गुलाम को कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा करता, अच्छा कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो और गडरियों को लाओ। कसाई को निकल जाता और गडरिया आता है। क्यों बे उख पेड़ की गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडरिये, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सबर मुहूर्त मतलब कि शुभ मुहूर्त पकड़ लाओ। गडरिये निकल जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर का इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप यह तो बड़ा गजब हुआ है, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ इस बात पे सारे नगर को फूंक दे और फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसा धूम सवारी क्यों निकाली? फिर क्या कहता है, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम सवारी क्यों निकाला? राजा, हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी धूम सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज। फिर राजा, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर
राजा ले जाते हैं। पांचवें अंक स्थान क्या, पांचवें अंक का स्थान क्या है, अरण्य। स्थान जरूर याद रखिएगा, अरण्य है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकेसर भाजा टकेसर खाजा, नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भोजे सो हरि के होय। अंधाधुन मचायो सब देशा, मनहू राजा रहत विदेशा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस इनमें से कहीं से भी एक पंक्ति उठा करके पूछा जा सकता है। आप लोग इसको एक बार ध्यान में रखिएगा और ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। बैठ कर मिठाई खाता है, कौन, गोवर्धन दास बैठ कर मिठाई खाता है। चार प्यादे और आकर उसे पकड़ लेते हैं, मतलब अचानक से वो मिठाई खा रहा होता है, अचानक से चार प्यादे आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा कहता है, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए। पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। अब वो कह रहे हैं कि गोवर्धन दास कह रहे हैं, अरे मुझे क्यों पकड़ के लिया जा रहा है, हमने क्या गलती की भाई। तो कहता, आपने बिगाड़ा या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी, मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने इसके प्राण मारे कि मुझको फांसी। दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे हंसी फिकिरी से नहीं करनी होती, हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म आ गया था, हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसने ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस हुक्म हुआ है कि मोटा आदमी पकड़ करके फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के लिए अपराध में किसी ना किसी को तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं और कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। अब छठा स्थान कहाँ का है, शमशान का है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए चार सिपाही का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। रोता है सिपाही लोग, उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गुरुजी, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य से अंतिम उपदेश देने दो, शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही फिर क्या कहते हैं, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट अचानक से, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरुजी, नहीं बच्चा, तुमको मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता है, हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जमन क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अवगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं, सब लोग को राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी पर पड़ूंगा, गुरु कहता मैं पड़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे आप फांसी चढ़ते हैं। गुरु राजा से कहते हैं, राजा जी, इस समय ऐसा शायद है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। देखिए, अभी ऐसा समय है कि इस मुहूर्त में, इस समय में जो मरेगा वो उसका क्या, सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हम हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो, सब लोग चुप। राजा के आछत कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी से चढ़ाओ हमको फांसी। गुरु करता,
अब वो राजा को जब फांसी चढ़ा दिया जाता है तब गुरुजी करते हैं, जहाँ ना धर्म बुद्धि, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि जहाँ ना धर्म बुद्धि, जहाँ ना धर्म बुद्धि, नीति न सुजान समाज, ए ते एहि अपुहू नसे जिसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं, राजा को कहाँ लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं जहां पर फांसी दी जाती है। अब और फिर यहाँ नाटक समाप्त होता है। अब नाटक से संबंधित कुछ विद्वानों का अपना अपना मत है, उसको हम लोग देखेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाते हैं। पहला है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र क्या कहते हैं, भारतेंदु हिंदी के पहले रचनाकार विचारक हैं जो मध्यकालीनता के बाड़े से हिंदी जाति की रचनाशीलता को निकालकर आधुनिक जीवन के दहलीज पर खड़ा करते हैं। एक लंबे संघर्ष से भीतरी तथा बाहरी दोनों स्तरों पर गुजरते हुए अपने चेतना के साथ पूरे युग की चेतना को नया संस्कार देते हैं। अगला आचार्य शुक्ल जी का क्या कथन, यह काफी हमेशा महत्वपूर्ण रहता है, एकदम वीवीआई में आप रख सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी रख सकते हैं, एमआई में भी रख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि वे अर्थात भारतेंदु जी सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। इससे एक ओर तो उनकी लेखनी से श्रृंगार रस के सारे रसपूर्ण और मर्म स्पर्शी कवित्व स्वैया निकलते थे, जो उनके जीवन काल में ही इधर उधर लोगों के मुंह से सुनाई पड़ने लगे थे, और दूसरी ओर स्वदेश प्रेम से भरे हुए अनेक लेख और कविताएं चारों ओर देश का मंगल का मंत्र सा फूंकती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप एमआई में रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। क्या है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। इनका जो पहला नाटक जहां से आलोचना शुरू हुआ, कौन सा निबंध था, नाटक नामक निबंध से आलोचना का प्रारंभ होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि भारतेंदु ने अपने मौलिक अनुवादित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटक के माध्यम से नई हिंदी लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया, प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। इन्होंने थोड़ा और गलत अनुवाद से मुकाबले सरस और रचनात्मक अनुवादों की मिसालें रखी। अगला किनका है, अलका है गणपति चंद्र गुप्त की। किनका है, एक मिनट, अगला जो है वो गणपति चंद्र गुप्त की है। अगला है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त, यदि हम एक ऐसे नाटककार ढूंढे जिनमें नाट्य शास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला की सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन स्वदेश और विदेशी नाटकों का अध्ययन व अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अपने पौराणिक ऐतिहासिक और मौलिक नाटकों की रचना की हो, समस्त विश्व साहित्य में केवल दो चार ही मिलेंगे, और उन सब में से एक भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। उनमें से क्या होगा, भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। अगला बिंदु क्या कहता है, भारतेंदु जी ने अपने प्रहसन के बारे में कहा है। क्या कहा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। उन्होंने क्या कहा कि हास्य रस का मुख्य खेल नायक, राजा व धनी व ब्राह्मण व धूर्त कोई हो, इसमें अनेक पात्रों का समावेश होता है। जैसे प्राचीन रीति से इसमें एक ही अंक होना चाहिए, किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते, जैसे वैदिक हिंसा न भवति और अंधेर नगरी। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, फिर है रामविलास शर्मा का क्या पंक्ति है कि पत्रिकाओं में व्यंग्यपूर्ण स्रोत और संवाद लिखकर भारतेंदु ने दिखाया था कि व्यंग्य लेखक वे आचार्य हैं। नाटकों में भी उनका व्यंग्य और हास्य खूब निखरा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा अगला कहते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा एक जगह और लिखते हैं, भारतेंदु का व्यंग्य और हास्य पेना और मार्मिक है। वह दूसरों पर निडर होकर फफ्तियां कसते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं, वरन अपने व्यंग्य शेरों की मार से
व्यंग्य शेरों की मार से कुरीतियों और उनकी मदद देने वाले निर्मूल कर देना भी है। उनकी प्रहसन कला का आधार यथार्थ जीवन का अनुभव, समाज सुधार का स्वस्थ दृष्टिकोण और आचार के प्रति उनकी घृणा है। अब हम लोग आज क्लास यहाँ समाप्त होता है और अगला क्लास में हम लोग भारत दुर्दशा के बारे में पढ़ेंगे। उनके भारत दुर्दशा का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखने के बाद हम लोग उनके नाटक पे चलेंगे। जय हिंद। आज का क्लास यहीं आप लोग का समाप्त होता है।